नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दामिनी। G20 में वाकई बड़ी कामयाबी की एक लंबी लिस्ट निकली है। G20 के लीडर समिट से आपको बता दें, भारत की अध्यक्षता में हो रहा G20 का कल पहला दिन था, जिसमें घोषणा पत्र पास किया गया। 37 पन्नों का ये घोषणा पत्र, इसमें भारत के वासुदेव कुटुंबकम की जो नीति है और सुरक्षित भविष्य की जो चिंता है वो साफ झलकती है। इस घोषणा पत्र में दुनिया को बेटर कैसे बनाए, शांतिपूर्ण भविष्य कैसे बनाए, इन सभी मुद्दों पर जोर दिया गया है, जिसमें आतंकवाद से लेकर यूक्रेन रूस युद्ध तक का जिक्र है। हम बताते हैं आपको क्या क्या लिखा गया है इस घोषणा पत्र में। इसमें लिखा गया है कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए। आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए। आतंकवाद समूहों को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सहयोग बढ़ाना चाहिए। सोचिए कि कौन कौन से मुल्क है जिन पर सीधे निशाना साधा गया है बिना नाम लिए। इस घोषणा पत्र में वैश्विक आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि FATF की कार्यवाही का सभी देश पालन करें। घोषणा पत्र में यह भी लिखा गया है कि किसी देश की अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग ना हो। एक बार फिर बता रही हूं, किसी देश की अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग ना हो, यह साफ तौर से लिखा गया है इस घोषणा पत्र में। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। इस घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र है, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया गया है। आज हम G20 के घोषणा पत्र की अहम बातों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, सारे आउटकम रिपोर्ट्स में अगर देखें तो भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 ने सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट एक बेहद सफल आयोजन के तौर पर उभर रहा है। आपको बता दें, सारे जो आउटकम रिपोर्ट्स है उन्हें अगर देखें तो भारत की अध्यक्षता वाले G20 समिट में एक बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं। भारत की अध्यक्षता में एक बेहद ही सफल आयोजन हो रहा है, जिसे नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। उससे कुछ बड़ी बातें निकल कर आ रही है। सोचिए आप, क्या रूस, चीन, ईरान ऐसे तमाम देश एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोपियन, यूके, उन तमाम देशों के बीच एक ऐसी स्थिति बनाना कि बातचीत हो पाए, एक सहमति बने, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और आपको बता दें, भारत का दम इससे क्यों कहा जा रहा है। देखिए, अगर आप पिछले G20 के आंकड़ों को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। आपको बताते हैं, अर्जेंटीना में 2018 से लेकर जापान, सऊदी अरब, इटली, इंडोनेशिया और अब 2023 में भारत में, इन सभी में सबसे ज्यादा आउटकम रिपोर्ट्स 73 भारत की अध्यक्षता में। यह अपने आप में बताता है कि हमने किस तरह से लोगों में सहमति बनाने में सफलता हासिल की है। आज भारत में विश्व का विश्वास दिखता है। इस डील में क्या क्या बातों पर सहमति बनी, आपको बताते हैं। G20 समिट को एक ऐतिहासिक डील के लिए याद किया जाएगा। ये डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। इसे चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है। यह है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर CPEC। फिलहाल 8 देशों का इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में हिस्सा है। इस डील के बेशुमार फायदे हैं और इसे 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट भी है। इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया है। उन्होंने कहा, 1 अर्थ 1 फ्यूचर और 1 फैमिली का फॉर्मूला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया। उनका शुक्रिया। भारत, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने पिछले दिनों इस डील की तरफ इशारा करते हुए कहा था,
हो सकता है जल्द ही कुछ और देश एक साथ इकोनॉमिक डील का हिस्सा बने। इसमें से कुछ नाम आपको चौंका भी सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा 3 रीजंस में पड़ने वाले गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों को होगा। वहीं अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फिनर ने मीडिया से कहा, इसके नतीजों के लिए 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द आप बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए यह समिट बहुत खास साबित हो रही है। तो चीन के मामले में नर्म माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया है और दुनिया को बीआरआई का विकल्प दे दिया। इसमें भारत समेत हर ताकतवर देश अमेरिका के साथ है। तो इससे अब मिडिल ईस्ट रीजन भारत और यूरोप के साथ न सिर्फ रेल बल्कि पोर्ट के जरिए भी सीधे जुड़ेगा। इससे हर किसी को फायदा होगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद किंग सलमान ऑयल इकोनॉमी को बिजनेस बेस्ड बनाना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि यह उनके विजन 2030 को पूरा करेगा। दरअसल हालिया वक्त में चीन की कोशिश रही है कि वो यूएई और सऊदी अरब में दबदबा बढ़ाकर अमेरिका और भारत को यहां कमजोर करे। अब सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक बार फिर अमेरिका के पाले में जाने की तरफ इशारा किया है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि कोरोना के दौर के बाद चीन की इकोनॉमी दिन ब दिन कमजोर हो रही है। पिछली बार तिमाही में उसका ग्रोथ रेट हर बार कम रहा है। इकोनॉमी में लिहाज से देखें तो इस डील में शामिल हर देश तेजी से विकास कर रहा है। अब चूंकि यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कम से कम 27 देश इस डील में यूनियन से होंगे। वहीं एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने की घोषणा की। इसके साथ ही 26 साल पहले 1997 में बना G20 अब G21 बन गया है। अफ्रीकन यूनियन वो संगठन है जिसे लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने 1963 में अफ्रीकी देशों को आजादी दिलाने के लिए बनाया था। गद्दाफी ने इस संगठन के जरिए अफ्रीकी देशों को एकजुट कर पश्चिमी देशों को चुनौती दी थी। अब भारत ने G20 में इसे शामिल कर उन्हीं पश्चिमी देशों को एकजुट कर दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया है। देखिए ये ऐतिहासिक पल जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Excellency,
तो जैसा कि आपने हालिया तस्वीरों में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 समिट का हिस्सा बनाने की घोषणा की और उसी वक्त G20 समिट में जो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि G20 समिट के पहले ही दिन समिट में घोषणा पत्र पास किया गया और इस पर सहमति भी बन गई, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि कई चीजें पेंडिंग था। पिछले बार भी ये घोषणा पत्र जो है तैयार हो चुका था, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जो है इस घोषणा पत्र में सभी सहमति प्रदान कर दी है। इससे भारत के जरूर सम्मान में वृद्धि होना ही है और भारत का यदि सम्मान में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से मोदी को इसका फायदा मिलता है। इसका श्रेय मोदी को ही जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा, इस बार जो है एक बड़ी उपलब्धि और हुई है कि जो अफ्रीकन संघ है उसको भी G20 में ग्रुप में शामिल करने के लिए जो है सहमति मिल गई है। सभी के सहमति से अफ्रीकन संघ को भी G20 में शामिल किया गया है। तो अब जो है ये G20 जो है ये अंतिम होगा। G20 की मीटिंग अब जब भी होगा और G21 की मीटिंग होगी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है कि भारत पिछले कई महीनों से इसके लिए कोशिश कर रहे थे। सभी जो शामिल देश है उन देशों को मिलाने के लिए कई दिनों से वो प्रयासरत थे। तो इसमें ये कामयाबी हासिल हो गई है। सभी ने सहमति देने के बाद अब G20 ना रहकर जो G21 बन जाएगा। जी। तो जय जी, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है। पिछली बार जब इंडोनेशिया में ये समिट हुआ था तब अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि वो कभी भी इसमें शामिल हो पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसा चिंता मत कीजिए, ये जरूर होगा। और इस बार वो देखने को मिला। अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हो गया और अब G20 G21 बन गया है। लेकिन इसके पीछे भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा, दुनिया को इससे क्या फायदा मिलेगा, मतलब इससे भारत क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, G20 में अफ्रीकन जो संघ उनको शामिल कराना अपने आप में बड़ा विषय है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि G20 दुनिया के 85% आर्थिक व्यवस्था है उस पर प्रतिनिधित्व करते हैं जो G20 के देश है। लेकिन अब जब G21 देश हो जाएगा तो ये अर्थव्यवस्था की जो ये है बढ़कर ये 90% क्रॉस कर जाएगा। तो आर्थिक स्थिति से लेके तमाम मुद्दों पे G21 अब पहले G20 से बढ़कर ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और इसका पूरा श्रेय जो है वो भारत को मिलना है। क्योंकि ये कोशिश केवल और केवल भारत ही कर रहा था कि G20 से लेके जो है G21 बनाया जाए, मतलब इसका विस्तार किया जाए। देखिए, एक संदेश चीन के लिए जाता है कि चीन जहां अपना खाली देश के लिए विस्तारवादी नीति को अपनाता है, वही अगर भारत अगर पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए G20 का विस्तार करना चाह रहे हैं और उसके लिए पूरी ताकत लगा दी है और उसमें सफलता हासिल की है, तो एक मैसेज जाएगा कि जो मोदी और भारत की जो सोच है ये अंतर्राष्ट्रीय सोच है। इनके जो है पर्सनल या कोई देश हित में केवल नहीं सोचते हैं, ये दुनिया के हित में सोचते हैं। यही कारण है जो इतने महीनों से ये कोशिश कर रहे थे कि G20 से G21 बनाया जाए। और जो अफ्रीकन संघ है जो वो भी ताकतवर संघ है, वो कोई कमजोर संघ नहीं है एकदम से, लेकिन उनको जोड़ने से अब ये सीधा मैसेज जाएगा कि भारत एक ताकतवर देश है, सभी देश इनको मानने लगे हैं और इन्होंने यदि कोई प्रस्ताव दिया है
तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर विचार किया जाता है और उसमें अमल भी किया जाता है। एक और मुद्दे पर इस पे डील हुई है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो बन रहा है, हाँ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है, हम लोग वर्ल्ड लीडर्स बन रहे हैं, नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं। इस पे मतलब इसको आप कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर चीन और रूस भी वहां मौजूद थे, तो खलबली तो हुई होगी। बिल्कुल, देखिए जो ऑयल कंपनियों के जो देश है, क्रूड ऑयल जो विक्रेता है, उनके लिए भी ये सोच का विषय है कि भारत यदि अभी फिलहाल 20% फ्यूल जो इथेनॉल वगैरह के माध्यम से बनाने के लिए अभी सक्षम हो गया है, तो 20% भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे बढ़ा के जब 50% किया जाएगा तो भारत के लिए तो उपलब्धि होगी ही, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि अब आगे जाके दुनिया जो इसी पर आधारित होने वाला है कि जितने भी और जो क्रूड ऑयल देश है, विक्रेता देश है, उनके लिए भी ये मतलब बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। वो सोच जरूर रहे हैं कि इसमें, क्योंकि वो इतना क्रूड ऑयल के जो निर्माता है वो इतना सप्लाई दे नहीं पाते हैं, तो उसके इसीलिए नुकसान नहीं है। जितना सप्लाई वो दे रहे हैं उतने ही सप्लाई और देते रहेंगे, उनको कोई कमी नहीं आएगी। इस बीच जब ये इथेनॉल जो है 20% भारत इसका किंग मेकर बन के उभरे हैं और G20 पर इसमें जब बातचीत हुई तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया जो है ये ग्रीन क्रेडिट जो है ये इसकी पहल पूरी दुनिया के सामने जब रखा तो दुनिया ने उसे एक्सेप्ट किया, उसके सराहना की और इस और दुनिया का ध्यान केंद्रित करवाया कि जो इथेनॉल है इससे भी फ्यूल की जो ये है पूर्ति की जा सकती है और जो भारी कीमत में जो वृद्धि हुई है उसको नीचे लाया जा सकता है। जी जय जी, क्योंकि देखिए कहते तो ऐसे मतलब कहा जाता है कि भारत एक विकासशील देश है, ये क्या स्वच्छता की बात करेगा, स्वच्छ ऊर्जा की बात करेगा, क्या फ्यूल्स की बात करेगा, क्लाइमेट चेंज की बात करेगा, लेकिन अब भारत इसमें भी एक प्रधानता सेट कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो यह वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से बड़ी बात है। देखिए कितनी बड़ी बात है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चीन इस G20 मीटिंग को कमजोर करना चाहते थे, इसमें नहीं आके, तो वो भी अब भारत में जो है जो व्यापार होना है उसमें हिस्सेदारी बनने के लिए अब तैयार हो गए हैं। मतलब उसको चीन को इसका अंदाजा लग गया है कि हमारा जो जिनपिंग है वो ये यहाँ पर भारत के G20 उसमें मीटिंग में ना जाकर चीन के लिए बड़ी क्षति इसमें देखी जा रही थी। लेकिन क्या है कि जैसे उनके प्रधानमंत्री देश में उपलब्ध है, इस मीटिंग में उपलब्ध है, उन प्रधानमंत्री ने जब उनको फीडबैक दिया होगा कि ये तो अद्भुत है जिस प्रकार से भारत ने इसके आयोजन किया है, तो इससे इस मेजबानी से पूरे मेहमान गदगद है। तो इसको देखते हुए और जिस प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार को लेके भारत ने अपना पक्ष रखा, तो उससे चीन को सबसे ज्यादा खतरा था। चीन को इसीलिए खतरा था क्योंकि जिन सेक्टर में चीन का कब्जा है वो अब जाके भारत उस पर आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए चीन ने एक तरह से नतमस्तक होकर उन व्यापारों में अपना हिस्सेदारी बनने के लिए राजी सहमति दे दी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस मीटिंग को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, असफल करने के लिए उन्होंने कुत्सित प्रयास किया था, वो मीटिंग इतने शानदार तरीके से सफल हो जाएगा तो ये चीन सपने में भी नहीं सोच पाए होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस सफलता को देखा तो तुरंत तत्काल, जैसे उनका स्वभाव है, तत्काल पलटी मार के आप भारत के पक्ष में आ गए और व्यापार में हिस्सेदार बनने के लिए तैयार हो गए। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने एक चित्र बार बार सारे मीडिया में दिखाया जा रहा है, उसको आपने देखा होगा कि जहां फोटो खिंचवाया जा रहा है एंड आप उसके हर चीज को बारीकी से जब देखेंगे, ये कितनी बड़ी, ये किसी देश में क्या होता है, कोई बड़ी इमारत के सामने यदि कोई फोटो खींचता है
तो उस इमारत की बात होती है। यदि कोई भारत के किसी अन्य चीज पर, कोई मंदिर के सामने जाके फोटो खिंचवाते हैं किसी, तो वो कुछ बात और होती। लेकिन मोदी ने हर जो राष्ट्राध्यक्ष उनको जो है कोणार्क चक्र के सामने फोटो खिंचवाया। तो कोणार्क चक्र के विषय में जो है भारतीय संस्कार से जुड़ा हुआ है, इसकी संस्कृति से जुड़ी हुई है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और एक एक चीज में फोटो खिंचाने के साथ साथ ये क्यों है वो उन्होंने ये उसमें दिखाया कि ये जो एक पहिया है, ये समय का चक्र है, ये जो इसमें जितने भी वो लगे हुए हैं तो उसका क्या महत्व है, वो सारी चीजों के विषय में उनको समझाया है। और ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में जो है कोणार्क चक्रों का जो महत्व है वो कहीं पर भी नहीं है। भारत ने उसको समझाया, और ये केवल भारत के लिए संकेत नहीं है, भारत के लिए चिन्ह नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए चिन्ह है। इसी के आधार पर दुनिया चलती है। कारण क्या, जिस प्रकार से वो जो सब कुछ दिखाया गया, वो 12 वर्ष का दिखाया, 12 महीने का दिखाया, 7 दिन का दिखाया, ये सब कुछ उसमें शामिल है। तो वो केवल भारत के लिए नहीं है, इसी सिस्टम से पूरे दुनिया चलती है। तो जिस प्रकार से उन्होंने स्पेशल उसके सामने जाके फोटो खिंचवा के उसके विषय में विस्तार पूर्वक राष्ट्र अध्यक्षों को बताया, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और लोगों को के लिए समझने के लिए काफी था कि इसको इतना क्यों महत्व दिया गया है। केवल इन्होंने भारत को केंद्रित नहीं रखा, इन्होंने दुनिया को केंद्रित रखा है। जय जी, बहुत सही कहा आपने कि जो ये G20 समिट भारत में इस बार हुआ है, इसमें भारत की संस्कृति को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से दर्शाया गया है, समझाया गया है। इसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे है कि इस G20 समिट के घोषणा पत्र में यूक्रेन को लेकर भारत ने बहुत ही तटस्थता से अपनी बात कही, तो इसे चाणक्य नीति कहा जा रहा है। देखिए, माना ये जा रहा है कि यूक्रेन को लेकर जिस प्रकार से भारत, जैसे आपको मैंने बताया कि इन्होंने कभी भारत के विषय में तो सोचा ही, लेकिन इन्होंने हर बिंदु पर दुनिया को केंद्र बिंदु किया कि किससे दुनिया को फायदा मिले। और वर्तमान में जो है दुनिया में एक चीज सबके नजरों में है, जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है। तो सबको ये लग रहा है कि ये कैसे भी जो है इसको रोका जाए, और कई लोगों ने कोशिश भी की है। लेकिन भारत जब इस मामले में अब G20 में विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है, तो निश्चित रूप से दोनों देशों से बात करने के लिए, बात करके ही ये आगे बढ़े होंगे। और ऐसा लगने लगा है कि शायद रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत मध्यस्थता करके G20 में उसकी एक भूमिका की जरूर तैयारी हो गई है कि आगे जाके इनकी लड़ाई कैसे रोकी जाए। ये मानवता के खिलाफ है लड़ाई, किसी भी प्रकार की जो लड़ाई है वो कभी भी मानवता के पक्ष में नहीं हो सकता है। तो अनेक सेनाएं मर गए हैं, दोनों देशों के जितने भी सेनाएं मारे गए हैं, उनके परिवार जो है वो बेघर हो गए हैं। इसी कारण से जो है ये कभी भी युद्ध का समर्थन कोई जो मानव हितैषी नहीं कर सकता है। इसी को देखते हुए मोदी जी इस प्रकार से इस G20 को इसको आधार बनाया कि और भी जो देश है उन देशों को राजी किया जाए कि यूक्रेन और रूस की जो युद्ध है उसको रोका जाए। तो अभी लग रहा है कि उसमें सफलता के जो है बिल्कुल नजदीक है, और अगला कदम जो है हो सकता है कि वो सफलता की मंजिल हो सकता है। सफलता की मंजिल पर जाने के लिए भारत बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है, और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि वो मंजिल जरूर प्राप्त करेंगे, और रूस और यूक्रेन युद्ध में भूमिका निभाते हुए उसमें विराम जरूर लगाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद जय जी आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सही कहा कि भारत एक ऐतिहासिक सफलता हासिल कर रहा है। समिट के पहले ही दिन घोषणा पत्र पर सहमति बनाना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पोलराइजेशन जो हुआ है, एक तरफ रूस, चीन, वहीं एक तरफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, तो इन दोनों के बीच में एक खाई बन गई थी। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, चीन की ये रणनीति थी कि वो चाहता था कि ये खाई और गहरी हो, लेकिन
भारत ने अपने आप को इस खाई में फिट किया है। मतलब भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जो इन दोनों ही कड़ियों को आपस में जोड़ता है। दोनों ही अलग अलग जो मुल्क हो रहे हैं, एक तरफ रूस, चीन, एक तरफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इन दोनों के बीच में एक सहमति बनाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। भारत पर जो विश्वास है विश्व का, वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। लोगों को ट्रस्ट है भारत पर, दूसरे देशों को भारत पर ट्रस्ट है, और ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आपको फिर बताएंगे G20 से जुड़ी और कुछ बातें कि आज क्या कुछ खास होने वाला है, और आज जो जो भी होगा उसकी सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।